लोगों ने एक देश का नाम सुना होगा, फ्रांस। सुना है? बोलो, फ्रांस का नाम सुना है? Yes, sir. हमारे देश का नाम क्या है भैया? हाँ। और नहीं बोलेगा। और क्या नाम है? सोने की चिड़िया। और इंडिया। इंडिया है नहीं है? इंडिया है। इंडिया है ना, संविधान में लिखा है भाई इंडिया। इंडिया इज भारत, ऐसा लिखा है। और करो बीच बीच में करते रहा करो। और क्या नाम है? हिंदुस्तान। क्या नाम है? ऐसे ही एक देश है फ्रांस। कौन से महाद्वीप में है बताओ सर? कौन से महाद्वीप में होगा फ्रांस? कितने महाद्वीप है विश्व में? हाँ, होशियार है लड़का। तो कौन से महाद्वीप में होगा फ्रांस? सोचो जरा। यूरोप महाद्वीप में ना, यूरोप महाद्वीप में। तो फ्रांस एक ऐसा देश था, बहुत पहले बसा हुआ देश था। इतिहास के शुरुआत में जो इतिहास की शुरुआत हुई होगी, ब्रिटेन, बड़े बड़े जो विश्व के बड़े देश हैं, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, ये बड़े देश हैं। इन देशों ने जागृति को पहले जन्म दिया, इनका अपना मानना है। हम कहते हैं हमारे यहाँ संस्कृति पहले शुरू हुई, ये कहते हैं इनके यहाँ शुरू हुई। अब वो तो इतिहास जिसका पुराना होगा वही पुराना माना जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस में, जैसे हमारे देश में आपने सम्राट अशोक का नाम सुना है? और किस किस राजाओं का नाम सुना है आपने? अकबर का नाम सुना है? और बाबर का? बाबर कौन था? एक राजा था, बादशाह था, जिल्ले इलाही। क्या नाम बोला? सम्राट था, राजा था। अशोक था सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट। ऐसे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? छोड़ो, ऐसे राजाओं का नाम हम लोगों ने सुना है। तो हमारे यहाँ भी राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र की बात कर रहे हैं। ऐसे ही जब संस्कृति का आरंभ हुआ, तो संस्कृति का जब आरंभ हुआ, लोगों ने घर बसा के रहना लोगों ने शुरू किया। मैंने आपको कक्षा 6 में पढ़ाया था, क्लास 6 में जब आप पढ़ते थे तब मैंने आपको पढ़ाया था। जब लोग घर बना के रहने लगे, छोटे छोटे घर बना के रहने लगे, तो बाहरी लुटेरे आके उनको लूटने लगे। और जब वो बाहरी लुटेरे लूटने लगे, तो इन बेचारों ने बड़ी मेहनत से अपना सामान इकट्ठा किया होता है, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपना सामान इकट्ठा किया होता है, बाहरी लुटेरे आके लूट लेते। फिर क्या होता है, इनको जो आवश्यकता होती है फिर सुरक्षा की, तो फिर कोई इनको एक वीर व्यक्ति मिलता है, कोई मतलब जिसमें शक्ति हो, तो 4-5 लोगों को अकेले मार सके ऐसा व्यक्ति। उसने कहा 4-5 लोगों को तो मैं अकेले मार लेता हूँ, लेकिन मुझे 4-5 लोग और चाहिए। क्या पता वो 20 आ जाए, मैं 4-5 को मार लूँगा, 4-5 को और मार लेंगे, तो ऐसे बुरा भाग हो जाएगा। तो उसने अपनी एक सेना जैसी बनाई, अपने को उस दल का नेता नियुक्त किया, और उसने कहा ठीक है भाई, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। क्या कहा? हम तुम्हारे चारों तरफ घेरा बना के रखेंगे, तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। लेकिन तुम क्या करोगे भाई? अगर हम तुम्हारी सुरक्षा में लगे रहे दिन रात, तो तुम्हें भी तो हमें कुछ हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है, तुम जो गांव में अन्न उगाते हो वो हमको भी दोगे थोड़ा अपने हिस्से में से। मैं कहा ठीक है भाई। इसे कहा गया टैक्स, कर कहा गया, इसे कर कहा गया। थोड़ा सा दे देना है, बाकी नहीं देना, ज़्यादा नहीं देना। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस लेकिन हमारे यहाँ कोई बाहर से हमला नहीं करना चाहिए, अगर बाहर से कोई हमला करेगा तो तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है। फिर क्या हुआ? अब ये जो वीर व्यक्ति था, ये बन गया राजा। इसने राजा था। फिर इसने इनमें से इनके छोटे छोटे लड़के पैदा हुए, जो उनको थोड़ा प्रशिक्षण दिया, उनको अपनी सेना में भर्ती किया, और फिर सेना बनाई। फिर सेना का खर्चा बढ़ गया, और जब सेना का खर्चा बढ़ा तो इन्होंने कहा थोड़ा थोड़ा कर तो देते हो तुम, थोड़ा सा तो अनाज देते हो, इससे तो हमारा
पेट ही नहीं भरता है, इससे हमारा खर्चा नहीं चल पाता, थोड़ा और दो। कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम ले लो। इस तरह से फिर राजा शक्तिशाली हो गया, और जब राजा शक्तिशाली हो गया तो उसने फिर घर को और बढ़ाना शुरू किया। इस तरह से कर वृद्धि होती रही, राजा शक्तिशाली होते रहे, और ये जो गरीब जनता गरीब होती गई, ये चलता। फिर अगला राजा और बनेगा। अगला राजा एक समय पर था कि इनमें से जो अच्छा होगा व्यक्ति, जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा, वो राजा बनेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, राजा किसी और को क्यों राजा बनाएगा, अपने राजा के बेटे को राजा बनाएगा। तो फिर बेटे को राजा बनाने की परंपरा चल पड़ी। जब बेटों को राजा बनाने की परंपरा चल पड़ी तो फिर तो राजतंत्र हो गया, तभी इसको राजतंत्र कहा गया। ऐसे ही फ्रांस में एक राजा था, एक राजवंश था जिसका नाम है बूर्गो राजवंश। क्या नाम बताया मैंने? बूर्गो राजवंश था, बूर्गो राजवंश। इस राजवंश में एक राजा हुआ जिसका नाम है लुई 16वां। कौन राजा हुआ? लुई 16वां। आपकी कहानी यहाँ से स्टार्ट नहीं होती, आपकी कहानी स्टार्ट किताब में जैसे शुरू होती है वैसे हम बात करते हैं। कहानी शुरू होती है, कहानी शुरू जो होती है यहाँ पर शुरू होती है, लाइक सकते हैं यहीं पर खत्म हो जाती है। तो 14 जुलाई 1778 को किताब में लिखा है कि 14 जुलाई 1789 को 14 जुलाई 1789 को पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को नगर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया है। किसने दिया? राजा ने, लुई 16वां ने। लगभग 7000 मर्द टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए। उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय किया। उन्होंने कहा कि हम अपनी सेना बनाएंगे और अपने संविधान का निर्माण करेंगे। हथियारों की खोज करने लगे वो। हथियारों की खोज कहाँ होगी? हथियार कहाँ मिलेंगे? किले में मिलेंगे। तो वो किले में घुस गए और उन्होंने सरकारी भवनों में जहाँ तहाँ सब में घुसकर उन्होंने तोड़फोड़ की। अंततः सैकड़ों लोग पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चले जहाँ बास्तिल का किला था। कौन सा किला था? बास्तिल का किला था। यहाँ पर इस किले में घुस गए वो लोग, इस तरफ को गए और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला और वहाँ मिला उन्हें भारी मात्रा में गोला बारूद और फिर उसका इस्तेमाल किया उन्होंने। हथियारों पर कब्जे की जो लड़ाई हुई उसमें बास्तिल किले का कमांडर मारा गया। फिर क्या हुआ? सारे कैदी छुड़ा लिए गए। कुल 7 कैदी थे, ऐसा लिखा है इतिहास में। क्या पता कितने हो, 7000 भी हो सकते हैं, 700 भी हो सकते हैं। बाद में इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया जाता है ताकि दुनिया लोग पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे हमारे साथ कि हमारा राजा ऐसा था, इसलिए कम लिखा होगा। खूब सारे वहाँ रहे होंगे। तो बास्तिल के किले से लोगों को बहुत घृणा थी क्योंकि वहाँ राजा रहता था जो राजा निरंकुश था। क्या था? निरंकुश था। निरंकुश शब्द के अर्थ को जाने, जिस पर किसी का कोई अंकुश ना हो वो निरंकुश। जिस पर किसी का कोई अंकुश नहीं है, उसका खुद पर अंकुश नहीं है, तो वो निरंकुश राजा है। अर्थात उसके सामने कोई भी बोल नहीं सकता। ऐसा निरंकुश राजा के शक्तियों का प्रतीक बास्तिल का किला जो था, लोगों को उससे घृणा थी इसलिए उन्होंने उसे गिरा दिया। ठीक हो गया? यही बात राजा से कहा कि भैया हमारी बातें मान लो, हमारी बातें मानोगे तो जिंदा रहोगे, नहीं तो हम मार देंगे। जब जनता बगावत करती है ना तो फिर बड़े बड़ों को झुकना पड़ता है। तो राजा मान गया। राजा ने कहा ठीक है भैया। लेकिन किताब में अगले जो पन्ना है उस पन्ने पर किताब में कहानी 18वीं शताब्दी से शुरू होती है और 18वीं शताब्दी शुरू होती है 1800 से 1900 तक के बीच की सदी को कहा जाएगा 18वीं शताब्दी। तो फिर नहीं, 17वीं शताब्दी में कहा जाएगा। 1700 से 1800 तक के समय को कहा जाएगा 18वीं शताब्दी। 1800 से 1900 के बीच की शताब्दी को कहा जाएगा 19वीं शताब्दी और 19 से 1901 से 2000 तक की सदी को कहा जाएगा 20वीं सदी और 2000 से 2000 से
100 साल 2100 तक 2100 तक 2100 तक 21वीं सदी। तो अभी हम कौन सी सदी में हैं? हाँ, तो हम बात कर रहे थे उस समय 18वीं शताब्दी की, और 18वीं शताब्दी का समय था 1700 से शुरू हुआ होगा, अर्थात 17वीं जैसे 18वीं शताब्दी शुरू हुई, मतलब 1700 से शुरू हुआ, तो वहाँ पर कुछ घटनाएं हुई जिन घटनाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं थोड़ी। लुई 16वां जो ये राजा है, लुई 16वां, ये राजगद्दी पर बैठा 1774 में। कब बैठा? 1774 में ये राजगद्दी पर बैठा, और तब यह कितने साल का था? 20 साल का था। लिखा है किताब में। इसकी पत्नी का नाम है राजकुमारी मैरी एंटोनिएट, इससे इसका विवाह हुआ। फिर क्या हुआ, जो फ्रांस था ना, फ्रांस ऐसा देश था वो शांति से नहीं रह सकता है। लुई 16 का जो पिता रहा होगा, या तो वो लुई 15वां रहा होगा, शायद लुई 15वां रहा हो, है ना, लुई 15वां रहा हो। तो उसने क्या किया हो, उसने बहुत सारे युद्ध किए। क्या किया? युद्ध किए। किसने किए? किसने किए? लुई 15वां ने। लुई 16वां तो 20 साल का है, कितने युद्ध कर लेगा, परसों तो राजा बना है, 1774 में राजा बन रहा है। हम बात कर रहे हैं 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी की, जो 17 से शुरू हो गई। हो सकता है अगर इनके सबके नाम लुई होंगे तो लुई 14वां भी रहा हो सकता है इसी शताब्दी में। लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, क्योंकि एक राजा जब राजा बनता है तो वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। अकबर कितना किया? 15 साल की उम्र में राजा बना, और 70-80 साल में मर गया होगा। तो 70 में से 15 घटा दो, 50 साल रहा होगा राजा अकबर। सबसे ज़्यादा अकबर ही रहा राजा, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक राजा बनने वाला सम्राट वही था। तो जो राजा लोग होते हैं वो ज़्यादा नहीं जीते। एक तो उनका ऐश्वर्य भरा जीवन रहता है, मस्ती भरा, शराब सब चलता रहता है उनका। हाँ, आधे राजा तो ऐसे हुए जो 35 से मर गए, आधे राजा ऐसे हुए जो शराब पी के मर गए। तो राजाओं का यही सिस्टम रहता है। तो राजा लोग जीते कम हैं, फिर भी ये कितना जिया होगा इसकी जानकारी हमें नहीं है, फिर भी अभी इसका इतिहास जानना चाहिए। फिर क्या हुआ, तो ये जो लुई 16वां जब राजा बना, तब तक कहानी यह है कि राजकोष खाली हो चुका था। अब राजकोष कैसे खाली हुआ? अगर तुम्हें अरे भाई खर्चीला था, खूब खर्च करता होगा, खूब खाता पीता रहता होगा, इससे काम नहीं चलेगा। राजा कितना खा लेगा, लेकिन वो और भी काम करता होगा। तो इससे पहले वाले जो राजा थे उन्होंने दूसरे देशों में आक्रमण किया। सबसे ज़्यादा जो सेना में खर्चा आता था, युद्धों में जो सबसे ज़्यादा खर्चा होता था, वो काम किया। बहुत सारे वर्षों से फ्रांस जो है अनेक देशों के साथ युद्ध कर रहा था। किस देश के साथ कर रहा था? अमेरिका, इंग्लैंड का साथ देने के लिए, अमेरिका का साथ देने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। अमेरिका का साथ देने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। तो इसमें उसका सारा धन खर्च हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, धन खर्च हो गया। तो धन खर्च हो जाएगा तो क्या करेंगे भैया? बाजा वाजा बजाता है क्या? बैंड वैंड बजाता है क्या? घर में जाता है क्या? तो बाजा मत बजा। तो जब खर्च हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? आप और मांगेंगे। जहाँ पर हमने जैसे बताया ना, यहाँ पर शुरुआत में हमने इनका पंप पड़ा तो उन्होंने मांगा ना, यहाँ भी यही हुआ। लेकिन उससे पहले किन से मांगा ये जानना जरूरी है। मांगा तो ठीक है, तुम मांगो, जब हम सबल होंगे तुम मांगो। जब तुम्हारे अभिभावक सबल रहेंगे तो तुम फीस देने में दिक्कत करोगे? नहीं करोगे जी सर ले लो। अगर कमाई नहीं हो रही होगी तो कोरोना काल में जैसे आप लोगों ने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी दिक्कतें बताई, सेम कंडीशन यहाँ हो रही थी। यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो फ्रांस सरकार थी, अर्थात जो फ्रांस था, वहाँ पर 10 अरब लिब्रे का अधिक कर्ज हो गया। कितना हो गया? 10 अरब लिब्रे। तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है? अगले साल बताएगा, जरा खड़े होकर जल्दी बता। पुष्पेंद्र मिश्रा, ठीक हो गया। 10 अरब लिब्रे से भी अधिक कर्ज जुड़ गया। फिर क्या हुआ? कर्ज इतना ज्यादा हो गया कि कर्ज में जो ब्याज चल रहा था उसी को देना मुश्किल हो गया। कौन भागा था वो छोड़ के हमारा देश?
विजय माल्या, उसका भी यही हाल था। कर्ज का बोझ इतना, कर्ज का ब्याज इतना हो गया कि ब्याज ही नहीं दे पा रहा। तो यहाँ पर भी यही हुआ, 10% ब्याज की मांग करने लगे जिनने कर्ज लिया था। और फिर जो देश का बजट था ना, उस बजट में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मात्रा में कर्ज देने में पैसा चुकाया जा रहा था। अभी तो कर्ज ही जा रहा था, कर्ज का ब्याज ही जा रहा था और कर्ज जा रहा था। ठीक, तो इस तरह से, लेकिन आमदनी क्या थी? आमदनी तो कुछ भी नहीं थी, क्योंकि आधी जमीन तो चर्च को, जमीन किसके पास थी? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा कठिन है यहाँ का भी। हाँ, जमीन कहाँ पर? 3 स्टेट थे, तो तीसरे स्टेट के पास थी, तीसरे स्टेट के पास जमीन थी, आधी जमीन तीसरे स्टेट के पास थी। और उसके बाद कुछ जमीन थी पादरियों के पास, इनको विशेषाधिकार मिले हुए थे। राजा महाराज जिले इलाही ने जी जागीरें दी हैं, जैसे अपने देश में बांटी जाती थी ना जागीरें, ऐसे इनके यहाँ भी पादरियों को जागीरें बांट दी। पादरियों का बड़ी बड़ी जमीनों पर, बड़े बड़े भूखंडों पर क्या है? कब्जा है। क्या है? हाँ, दूसरे थे पादरी, इनके पास जमीन की बहुत। तीसरे कौन है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बताया, कुलीन वर्गों के पास। इन कुलीन वर्गों को समझना, जिनके पास सदियों से जमीन थी, बहुत पहले से आ रही थी, वो लोगों के पास खूब पैसा था, इसलिए उन्हें कुलीन कहलाया। पैसा था, जमीन थी, जायदाद थी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने जमीन और कमाई, जमीन से जमीन कमाई, गरीबों की जमीनों पर और कब्जा किया। इस तरह से इनके पास और ज़्यादा जमीन हो गई। तो कुल मिलाकर पूरी जमीन पर कब्जा किसका है? पादरियों का, कुलीनों का, तीसरे स्टेट के लोगों का। तीसरे स्टेट के लोग जो थे ये कर भी देते थे, कर भी यही देते थे, और इसी कर से राज्य का चलता था उसका फ्रांस सरकार। फ्रांस सरकार मतलब सम्राट लुई 16वां का चलता था राज्य। उसका काम करने के लिए सेना का वेतन, अपने कर्मचारियों का वेतन, बहुत सारे काम, विकास के कार्य जो करते थे उन्हीं से करते थे। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे अब इसमें एक कहानी है, जीने का संघर्ष। क्या है? जीने का संघर्ष। यहाँ पर इतनी बात समझ में आ रही, बुर्गो राजवंश का राज्य था और लुई 16वां के समय में 14 जुलाई 1789 को क्या हुई? फ्रांस की क्रांति की मुख्य घटना हुई, जिसमें बास्टिल का किला गिरा दिया गया। इसी मुख्य घटना के आधार पर हम पूरी 18वीं शताब्दी का क्या कर रहे हैं? विश्लेषण कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? पीयूष, यहाँ पर यह चल रहा है कि आखिर लोगों के मन में ऐसा क्या अचानक से उबाल आया कि वो राजा के महल तक घुसने की हिम्मत कर बैठे। राजा के महल में घुसना कोई सरल बात है? सेना के सामने मरने के लिए जाने किसको शौक होता है? शौक होता है किसी को? सेना सामने खड़ी थी, कभी भी गोली चलाने का आदेश मिल सकता था, लेकिन लोग बास्टिल के किले में घुसे, वहां गोला बारूद से लूटने की कोशिश करी, कमांडर को मार दिया, कमांडर को मारा। और लास्ट में फिर ये यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है। एक दिन लुई 16वां को भी फांसी देने वाले यही लोग थे। यही लोग एक दिन लुई 16वां को फांसी देंगे। लेकिन ये उबाल आया वहां से। ये उबाल कैसे पैदा हुआ? ये उबाल आया 17वीं शताब्दी का पूरी शताब्दी का कार्यकाल है, पूरा समय जो है, इतने समय तक जो जनता इतने वर्षों से, लुई 16वां ने, लुई फर्स्ट सेकंड आया होगा, बीच में एक ने अपने बेटे का नाम कुछ और रख दिया होगा, फिर लुई तीसरा पैदा हुआ होगा, उसके 3 वंशों तक कोई दूसरे नाम का राजा आया होगा, उसके बाद फिर लुई चौथा आया, लुई 5वां आया, लुई 6ठा आया होगा, बीच में और राजाओं का गैप रहा होगा। इस तरह से कई इसी राजवंश में, पूर्व राजवंश में कितने सारे राजा रहे थे। इन सब ने क्या किया? जनता का विकास किया? फ्रांस का विकास किया? नहीं। जनता का क्या किया? शोषण किया, उससे कर लिया, लगातार धीरे धीरे कर बढ़ाए, उनको सुविधाएं नहीं दी। जनता, राजतंत्र में यही होता है, जनता एक तरफ, राजा एक तरफ, कोई मतलब नहीं। राजा तो भगवान है वहाँ,
ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, जो जनता थी इतने सालों से इनके अंदर क्या पनप रहा था, एक आक्रोश पनप रहा था। उसी आक्रोश की बात हम करते हैं और इसी आक्रोश को यहाँ पर हेडिंग दी है जीने का संघर्ष। अब क्या कहा है, शुरुआत कहाँ से की है कि जो फ्रांस की जनसंख्या लिखी है 1715 में, 18वीं शताब्दी कब से शुरू हो रही है, 1700 से शुरू हो रही है। तो 1715 में जो जनसंख्या थी वो लिखी है मात्र कितनी है, 2.3 करोड़। और जब ये घटना हुई 1789 में, तब जनसंख्या हो गई 2.8 करोड़, मतलब 50 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई। ऐसे होता है। फिर क्या हुआ, परिणामतः अब तुम्हारे पास खेत कितना है, किसी के पास खेत वेत है तुम्हारे गाँव से है नहीं? कहाँ से हो? उत्तराखंड से हो। अच्छा, ये कहाँ है? थोड़ी देर बाद कहेगा रुद्रपुर। रुद्रपुर उत्तराखंड में है, उत्तराखंड रुद्रपुर में है? उत्तराखंड रुद्रपुर में है ना? तुम कहाँ से हो ये बताओ यार। हम तो उत्तराखंड के हैं, हमको कोई पहाड़ केरल से थोड़ी आए हैं। हमें नंबूदरी समुदाय का समझ रहा है। रानी खेत में गाँव है तुम्हारा। मान लेते हैं तुम्हारे पास 5 नाली जमीन है। अब ये क्या है, पहाड़ों में जो जमीन नापने की परंपरा है वो कितनी है, नाली में नापी जाती है। तो 5 नाली जमीन है। तुम्हारे जो दादाजी परदादा जो रहे होंगे या परदादा के परदादा रहे होंगे, उनके पास तुम आप सोचते हैं कि 20 नाली जमीन, ठीक है। वो नाली तुम्हारे दादा पानी तक रह रही है 5 नाली। मान लेते हैं तुम 4 भाई हो, 4 भाई हो, तुम्हारे पास आई 1.5 नाली। एक जमाना था जब तुम्हारे दादाजी 20 नाली में काम करते थे, 20 नाली कमाते थे और पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे। आज स्थिति यह आई है 1.5 नाली में तुम्हें काम करना है और भारत में एक नाली में 200 वर्ग मीटर जमीन होती है। 200 वर्ग मीटर शायद इस कमरे से थोड़ा जाता है, ठीक है। कितना हुआ, ये 20 हो गया, ये 21 हो गया, ये 22, ये 25 है, ये 20 है। 20 और 25, 20 गुना 25 कितना हुआ, 25 गुना 50, 500 वर्ग मीटर। मीटर में नहीं होगा, 500 वर्ग फीट होगा। 500 वर्ग फीट में तो हम खड़े हैं, कमरा चल रहा है, कमरा है 500 स्क्वायर फीट में। अब वर्ग मीटर में थोड़ी और बड़ी होगी, समझो इसका दुगुना होगा। पर इतने में तुमने अपना खर्चा चलाना है। तुम भी हो, तुम्हारे पिताजी भी हैं, तुम्हारी माताजी भी हैं, तुम्हारी 3 बहनें भी हैं, तुम्हारे 1-2 भैया भी हैं और दादा भी हैं, दादी भी हैं। इन सबका खर्चा चलना है। जमीन कितनी सी है, इतनी सी। और अच्छा हुआ सरकार ने आपको कर मुक्त कर रखा है। 25 एकड़ से नीचे है, नियम मुझे ध्यान नहीं है, 25 एकड़ 15 एकड़ या 20 एकड़ इसके आसपास है। इससे कम जोत वाले जो किसान हैं, छोटी जोतों वाले किसान हैं, जिनके पास इतनी सी जमीन है मात्र, अब जो तुम सब्जी उगाओगे तो ये कर दोगे देश को। देश ने छोटी जोतों वाले किसानों को कर मुक्त कर रहा है। भैया तुम अपना खाओ, अपना गुजारा चलाओ, हमको कोई कर देने की जरूरत नहीं। हम तुम्हारे टूथपेस्ट वाले कर से खुश हैं। तुम टूथपेस्ट में कर दे रहे हो ना, बिस्किट में कर दे रहे हो ना। हाँ, सोने के बिस्किट में कर है नहीं है, सोने के बिस्किट में कर नहीं है, लेकिन खाने के बिस्किट में कर है। कौन सा कर? एक कर माने हाथ होता है, एक कर माने टैक्स होता है। ये वाला टैक्स है। टैक्स देते हो, जीएसटी देते हो? जीएसटी देते हैं ना सब? हाँ, 8% मिलता है, कितना करता है, अलग अलग चीजों में करता है, ठीक है। अब क्या हुआ, सरकार हर चीज में आपसे टैक्स लेती है। आपने कपड़े खरीदे हैं, टैक्स है, किताबें हैं, इनमें जीएसटी है। वो तो सब लोग आजकल गोलमोल कर देते हैं, लेकिन चलता है। तो कहने का तात्पर्य, जो मैंने आपको जमीन वाली कहानी सुनाई थी ना, वो जमीन की कहानी को समझते हैं। जमीन की कम, जनसंख्या बढ़ती जा रही थी लगातार, तो जमीन को क्या पता कि ज्यादा लोग हो गए घर में, उससे को बातचीत कर रहा है क्या, हमारे घर में ज्यादा बड़े हो, ज्यादा लोग हो गए, अब तुम हमें ज्यादा कमा के दो। राजा ने भी कोई व्यवस्था नहीं करी कि भाई थोड़ा
कीटनाशक डाल दें, हाँ भी कीटनाशक भी नहीं डाले, कोई नए उपयोग भी नहीं किए, नए प्रयोग भी नहीं किए कि ज़्यादा फसल हो, ज़्यादा गेहूँ की पैदावार हो जाए। लोग मरने लगे और भूखे पड़ने लगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही थी 1700 से 1789 तक जो जनसंख्या बढ़ी, लेकिन भूमि तो बढ़ नहीं जाएगी। भूमि बढ़ जाएगी क्या? भूमि नहीं बढ़ेगी। तो भूमि नहीं बढ़ी, लेकिन क्या बढ़ा? जनसंख्या बढ़ गई। लेकिन धीरे 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 जब जमीन पर आप कुछ नया प्रयोग नहीं करेंगे, खादें अच्छी नहीं डालेंगे, उसमें नई फसलों को नहीं लगाएंगे, दलहनी फसलें नहीं लगाओगे, इस प्रकार की नॉलेज नहीं रहेगी, तो क्या होगी? आपकी जमीन की उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी। फिर क्या हुआ? धीरे 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 जनसंख्या तो बढ़ गई, लेकिन खाने के लिए अन्न की पैदावार नहीं बढ़ी, क्योंकि लैंड तो वही थी। राजा ने भी कोई प्रयास नहीं करे, भाई चलो थोड़े जंगलों को काट लो भैया, थोड़ा और लैंड बना देते हैं। वो और क्या पता नए नियम ला रहा हूँ। जैसे गढ़वाल में हुआ, गढ़वाल के राजा ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे आंगन छोड़ के, तुम्हारा घर छोड़ के सब जंगल है। उन्होंने कहा अरे हमारी भैंस कहाँ चलेगी? उन्होंने कहा अपनी भैंसों को पहाड़ से नीचे को लुढ़का दो। जनता को आ गया गुस्सा, जनता ने कर दिया आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। ऐसे ही यहाँ भी हुआ होगा। तो फिर क्या हुआ? जनता लहराने लगी भूखी, और उस पर क्या लिखा है? मजदूरों की जो मजदूरी है वो भी नहीं बढ़ी, लोगों की सैलरी भी नहीं बढ़ी समय के अनुसार। 1700 से 1789, सोचो 1709 में अगर किसी 1705 में किसी आदमी की अगर 5 पैसा मजदूरी रही होगी, तो कम से कम 1789 में जाने तक इसको 50 पैसा तो दे दो, है ना? लेकिन नहीं बढ़ा होगा, क्योंकि राजा नहीं बढ़ रहा है, राजतंत्र नहीं बदल रहा है, सिस्टम नहीं बदल रहा है, वहाँ कुछ नया नहीं हो रहा है, जनता की चिंता कोई कर नहीं रहा है। तो फिर क्या हुआ होगा? जनता के अंदर धीरे 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 क्या होगा? आक्रोश पनपेगा। क्या पनपेगा? कि राजा तो कुछ कर ही नहीं रहा है ना? तो क्या हुआ? मजदूरी भी नहीं बढ़ी। अधिकतर कामगारों को जो मजदूरी मिलती थी वो कम मिलती थी। इससे क्या हुआ? अभी और कर तो सबको ही देना था। अनाज उत्पादन की तुलना जनसंख्या वृद्धि की तुलना में बहुत कम थी। ऐसे में रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। गरीब गरीब होते गए, अमीर अमीर होते गए। इतनी बात समझ में आई? मिले यार? तुम्हें सोना मिले या ना मिले, लेकिन क्या चाहिए? रोटी चाहिए। तुम्हें नहाने के लिए पानी मिले न मिले, लेकिन पीने के लिए पानी चाहिए, और खाने के लिए भोजन चाहिए। ये प्राथमिक आवश्यकता है। और जब इन प्राथमिक आवश्यकताओं पर कुठाराघात होता है, तब जनता क्या करती है? बगावत करती है। फिर क्या हुआ? समाज भी धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे समाज और विश्व आगे बढ़ने लगा, उसके अनुसार कुछ लोग बाहर जाके पढ़ाई करते होंगे, कुछ लोग वहीं जाके अपना विकास करते होंगे, तो समाज थोड़ा विकसित हुआ। लेकिन राजा विकसित नहीं हुआ। राजा तो अपनी सोच का ही था, उसे तो कर चाहिए था, उसे केवल एक ही काम था, जनता से खूब से ज़्यादा क्या करो? कर वसूलो और अपने खूब ऐसो आराम करो। क्योंकि कर किस लिए लिया जाता था? राजसी ठाट बाट के। फिर क्या हुआ? इसके बाद क्रांति कैसे हुई? लेसन क्रांति जो कैसे हुई, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले उस पर। इसमें थोड़ा सा राजा ने कर बढ़ाया, लेकिन राजा कर जब बढ़ा सकता था जब वो एक वहाँ एक पहले से व्यवस्था थी कि कुछ लोगों को तय करके उन लोगों से तय किया गया था, इनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। तो वहाँ पर उसे स्टेट जनरल कहा गया, जो वहाँ की स्टेट जनरल मतलब प्रतिनिधि सभा थी, उनसे अनुमति लेना पड़ता था। तो फिर क्या हुआ? अनुमति लेने के लिए मीटिंग बुलाई, अनुमति लेने के लिए मीटिंग बुलाई। फिर क्या हुआ? इधर देखो, लोगों ने कहा भाई हम अनुमति नहीं दे रहे, हम चाहते हैं कि जनता
जो राजा है वो अच्छा शासन करे, उसके लिए वो उत्तरदायी हो, एक उस पर एक किसी का कुछ बना रहे, मतलब वो अधिकार रहे। राजा निरंकुश है, जो मना रहा है वो कर दे रहा है, ऐसा नहीं होना है। कुछ जनता का प्रतिनिधित्व तो कराओ। उन्होंने कहा नहीं भाई ये सब नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ, जो आए थे वो बाहर चले गए। उन्होंने कहा हम एक नई कमेटी बना रहे हैं, नई टीम बना रहे हैं, ये देश का शासन चलाएगी। राजा ने उनको पकड़वाने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ जनता थी, इसलिए राजा कुछ नहीं कर सकता था। फिर उन सब ने ये टीम तैयार करी जिसने बास्तिल के किले पर हमला कर दिया। इतनी सी घटना थी, लेकिन ये दिन दिन हुई होगी, बढ़ी होगी बात, कैसे कैसे एक एक दिन इस पर बहुत सारा संघर्ष हुआ होगा, कई सारों की मौत हुई होगी ना। तो ये सब तो चलता रहता है, लेकिन इन्होंने लुई 16वां को समाप्त कर दिया और इस तरह से यहाँ पर फिर से गणतंत्र शुरू हुआ। कैसे शुरू हुआ?